रिसेंटली बीजेपी की एक मीटिंग हुई जहां पर मोदी जी सारे अपने सीएम से और डिप्टी सीएम से उन्होंने मुलाकात करी और वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस टाइम पर पूरी गोदी मीडिया को सदमे में डालकर रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ना मोदी जी को नमस्ते करा और ना ही अमित शाह को नमस्ते किया। इसका एक वीडियो सामने आया, पहले इस वीडियो को देखो। मतलब यार यहाँ पर चल क्या रहा है? पहले तो अमित शाह यहाँ पर कमरे में घुसते हैं, योगी आदित्यनाथ उनको नमस्ते नहीं करते, राजनाथ सिंह को नमस्ते करते हैं, क्लियरली हमने यहाँ पर देखा, और उसके बाद यहाँ पर बैठ जाते हैं अमित शाह। उसके बाद थोड़ी देर में मोदी जी अंदर घुसते हैं पूरे हॉल में और वहां पर भी सारे लोग खड़े होते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन आप आगे देखोगे कि यहां पर भी योगी आदित्यनाथ नमस्ते नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे और वीडियो भी इसकी चल रही कि पहले ही योगी आदित्यनाथ दोनों को नमस्ते कर चुके थे, लेकिन यार बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स फिर से देखो एक बार स्क्रीन के ऊपर, बहुत देर तक नमस्ते करके उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नमस्ते 5 सेकंड का भी शायद नमस्ते यहां पर नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो से क्लियरली समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा, और ये जो रोज रोज कलेश की बातें चल रही है ये हवा हवाई नहीं है, एक्चुअली में बीजेपी के अंदर कलेश है। एंड पूरी तरीके से एक लॉबी यहां पर बन चुकी है। एक है आरएसएस की लॉबी और एक है मोदी और अमित शाह की लॉबी। आरएसएस की लॉबी वो है जो योगी आदित्यनाथ को आगे रखना चाहती है, योगी आदित्यनाथ को एक फ्री हैंड उन्होंने दे रखा है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को एज अ फ्यूचर पीएम। लेकिन दूसरी तरफ है मोदी शाह की लॉबी जो कि डेफिनेटली अपने चमचों को ही आगे बढ़ाने पर तुले और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से सख्त एलर्जी है इन लोगों को। खैर मोदी जी की इस मीटिंग के बारे में थोड़ी सी और चर्चा भी करेंगे, काफी पनौतीबाजी हुई है, लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में। और ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर जो है ना, ये पूरे इंडिया में कई जगहों पर बसा हुआ है जहां पर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से स्टेक पे है। टैक्स भी आप लोग पे करो और ठुल्लू भी आप लोगों को ही मिलेगा। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जीरो है। इस न्यूज से फिर से हमारे को ये बात समझ में आती है और कोई अकाउंटेबल नहीं होने वाला, किसी का भी गला नहीं पकड़े जाने वाला, सिर्फ हमारी ही जान यहां पर जाएगी। अपने स्क्रीन पर इस न्यूज को देखो। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ड्राउन इन दिल्ली कोचिंग सेंटर, पुअर ड्रेनेज, लैक ऑफ डीसिल्टिंग साइटेड एज लाइकली कॉजेज। पुअर ड्रेनेज और लैक ऑफ डीसिल्टिंग मतलब नहीं क्या फर्क पड़ता है, हम ही टैक्स देते हैं और हम ही यहां पर ड्रेनेज ठीक कर देते हैं, हम ही डीसिल्टिंग का काम कर देते हैं, आप लोग इतना भी एहसान क्यों कर रहे हो हमारे ऊपर? अब इसके ऊपर अपडेट क्या है ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं, और पॉलिटिक्स बाजी में किस तरीके से यहां पर बीजेपी अपने आप को फंसा रही है ये भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले इसको देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो आईएएस कोचिंग सेंटर का ओनर है और कोऑर्डिनेटर है, इस टाइम पर उसको अरेस्ट कर लिया गया और 14 दिन की जुडिशियल हिरासत में यहां पर भेज दिया गया है। लेकिन यार आपको और मुझे अच्छे से पता है पुणे पोशा केस में आखिरकार क्या हुआ था। थोड़े दिन के लिए जेल जाता है कोई भी बड़ा आदमी, उसके बाद छूट करके बाहर आ जाता है। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। इसी के साथ अब एक्शन में निकल कर आए एमसीडी वाले एकदम से। यस, एकदम से दिल्ली गवर्नमेंट भी एक्शन में नजर आ रही है, एमसीडी भी नजर में आ रही है। अरे ये सब एक्शन पहले ही कर लेते तो शायद उन 3 बच्चों की जान बच जाती। 13 इलीगल कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पर सील करने की बात करी जा रही है, 2-4 को ऑलरेडी कर भी दिया गया, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इस सीलिंग से? यार फिर से बात घूम कर ही आती है। अभी कोई आईएएस कोचिंग सेंटर है, कल को कोई दुकान होगी, कहीं पर पानी भरेगा, करंट लगेगा, लोग उसमें मर जाएंगे, किसी बिल्डिंग की लिफ्ट गिर जाएगी, लोग उसके अंदर मर जाएंगे। देश में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जीरो ही रहने वाली है, इन सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला। 10-20 बेसमेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ था। ये जो आईएएस कोचिंग सेंटर है, इसके सामने के कोचिंग सेंटर में किसी ने एक वीडियो बना करके और अपलोड करी है सोशल मीडिया के ऊपर। आप इसमें देख सकते हो कितना पानी इस टाइम पर रोड पर भरा हुआ है। सामने है ये राउज आईएएस कोचिंग सेंटर, गाड़ी निकल कर जाती है और उनका गेट जो है उस गाड़ी की वजह से नीचे गिर जाता है। साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी निकल करके गई है और पानी फैलाती हुई गई है। किस नमूने किस गधे की ये गाड़ी होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद गेट गिर जाता है और पानी वहां पर अंदर भरना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ये गेट ही सिर्फ होना चाहिए पानी को रोकने के लिए? और उससे बड़ी बात यहां पर है कि ये पानी भरा क्यों हुआ था आखिरकार? हर जगह पानी भर क्यों जाता है? मतलब दिल्ली में अलग ही प्रॉब्लम्स यहां पर चल रही है, कभी पानी आता नहीं, कभी आता है तो इतना सारा आ जाता है कि लोगों की जान चली जाती है। अब सरकार की तो गलती, और ये बात हमारे को बार बार बताई जा रही है। बीजेपी के जो आईटी सेल के ट्रोल्स हैं वो भी इस चीज को लेकर के काफी हल्ला मचा रहे हैं, और क्यों ना मचाएं,
मौका मिला है भाई फाइनली उनको। कितने दिनों से मोदी जी की छीछा लेदर को बचाने का काम कर रहे थे सिर्फ। अपने स्क्रीन पर देखो मिस्टर सिन्हा है, ये लिखता है हु इश्यूज अ फायर सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी लाइसेंस इन दिल्ली एमसीडी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, हु इज रिस्पांसिबल फॉर क्लीनिंग द वाटर ड्रेनेज सिस्टम एमसीडी, हु इज रूलिंग एमसीडी एंड दिल्ली आम आदमी पार्टी, हु इज द लोकल काउंसिलर ऑफ राजेंद्र नगर आम आदमी पार्टी लीडर, हु इज द एमएलए फ्रॉम दैट एरिया आम आदमी पार्टी लीडर, हु इज द मेयर ऑफ दिल्ली आम आदमी पार्टी लीडर, हु इज रोड सेफ्टी वाटर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आम आदमी पार्टी लीडर, हु इज सीएम ऑफ दिल्ली आम आदमी पार्टी लीडर। इस टाइम पर हर चीज को आम आदमी पार्टी के ऊपर तो डाला जा रहा है और ये लोग करेंगे ही ऐसा क्योंकि इनका काम है पॉलिटिक्स करना। लेकिन इन लोगों की ही सच्चाई जरा आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले की, लगभग 1 साल पहले का एक ट्वीट है। आफ्टर एससी स्नैच्ड पावर्स फ्रॉम एलजी टू गिव इट टू Crook Kejriwal, Modi government brought an ordinance and gave all the powers back to LG. The decision of SC is no longer valid. The meltdown of Kejriwal Apias will be worth watching. मतलब जो IT सेल के बुद्धिजीवी आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग ही हैं, एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट ही इसकी कल्प्रेट है, वो साफ साफ ये बता चुका है अपने पिछले ट्वीट्स में कि सारी पावर जो है मोदी जी ने छीन करके दिल्ली गवर्नमेंट से यहाँ पर दिल्ली के एलजी को दे रखी है। और दिल्ली के एलजी कहाँ है इस टाइम पर? गायब है पूरी तरीके से। इसी से जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर के आ चुके हैं इस टाइम पर और क्या उनकी मांग है। एक और बंदे का नाम यहां पर सामने आ रहा है और वो भी बीजेपी का ही बंदा है। सर, जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। और आपको हमारे ऊपर लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, आप बोलने की जरूरत नहीं है। आप एमसीडी कमिश्नर को बुला दीजिए, हम यहाँ से अब एमसीडी में वैसे तो यहाँ पर इस टाइम पर आम आदमी पार्टी रूल करती है, लेकिन एमसीडी का जो कमिश्नर है उसको ये बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक बंदा है। और एक ट्वीट भी बार बार सर्कुलेट हो रहा है, आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। अश्विनी कुमार इनका नाम है। इन्होंने जब वोट दिया था 25 मई को, इन्होंने लिखा था कि वोट फॉर विकसित भारत। अब इस वोट फॉर विकसित भारत से समझ में सारी कहानी आ रही कि ये बंदा आखिरकार किस मेंटालिटी का, किस आइडियोलॉजी का बंदा है, कहां से इसकी रूट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह कि स्टूडेंट्स यहां पर उसकी मांग कर रहे हैं, एमसीडी कमिश्नर को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन एमसीडी कमिश्नर जो है पता नहीं कौन से बिल में दुबक करके इस टाइम पर बैठा हुआ है, कौन से बेसमेंट में इस टाइम पर छुपकर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, इस पूरे न्यूज की पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आती है कि हमारे देश में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कितनी कम है। कोई भी नहीं पूछता। कभी हमारे देश के लोग होर्डिंग के नीचे दबकर मर रहे हैं, कोई आंसरेबल नहीं है, किसी को जेल में नहीं भेजा जाता। अगर भेजा भी जाता तो 14-15 दिन में बाहर आ जाता है वो बंदा। कभी हम देख रहे हैं कि किसी बाबा के सत्संग में स्टैम्पीड यहां पर हो रहा है, लोग वहां पर मर रहे हैं और बाबा जी का नाम जो है एफआईआर में भी नहीं डाला जाता। और कभी इस तरीके के इंसिडेंट्स देख रहे हैं जहां पर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तो भेज दिया गया इस कोचिंग सेंटर के ओनर को। लेकिन क्या ऐसे और कोचिंग सेंटर्स के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, इसका किसी को नहीं पता। क्या कोई टॉप का बंदा यहां पर आंसरेबल होने वाला है, सामने आएगा? मुख्यमंत्री को मोदी जी ने जेल में डाल रखा है और एलजी यहां पर अपने बिल में दुबक करके बैठे हुए हैं। अब इसी के साथ थोड़ी सी गुड न्यूज की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश का नाम काफी रोशन हो चुका, डंका बज रहा है हमारे देश का। नहीं, ये वो वाला डंका नहीं है जो मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो 2-4 देसी लोग डांस करते हैं और डंका बज जाता है। ये सचमुच का डंका है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया का खाता खुल चुका है। मनु भाकर ने यहां पर शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता और ये अपने आप में काफी खुशी का माहौल क्रिएट कर रहा है हमारे देश के अंदर। मनु भाकर अपने टैलेंट के ऊपर जीत कर आए, लेकिन मोदी जी दूसरे के टैलेंट पर भी क्रेडिट लेने आ जाते हैं। आदत है ये इनकी। तो होना क्या था, फिर से एक पीआर कैंपेन किया गया एज एक्सपेक्टेड और मोदी जी ने मनु भाकर से फोन पर बात करी और उसका बकायदा वीडियो बनाया गया। वीडियो को मोदी जी ने भी पोस्ट करा, मनु भाकर से भी पोस्ट करवाया, एएनआई वालों से भी पोस्ट कराया, जगह जगह इसका टूल किट चलाया गया बकायदा। तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूं मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हाँ। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी,
चलिए घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? पहली बात तो यार मोदी जी आपको यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था कि आने वाले मैचेस में भी वो जीतने वाली है। मतलब पहले भी आप देख चुके हो, आपको ट्रैक रिकॉर्ड क्या है यार। प्लीज यहाँ पर वो काम मत करो जो आप पहले वर्ल्ड कप के अंदर कर चुके हो, नहीं देख पाएंगे हम उस चीज को। और दूसरी चीज मोदी जी यहाँ पर कहते हैं कि आपको उम्मीद करता हूं कि वहां पर फैसिलिटीज अच्छी मिल रही होंगी हमारे सारे खिलाड़ियों को। पहली बार इसके ऊपर मनु भाकर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने फिर से इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि भैया मैं यहाँ पर क्रेडिट लेने आया हूं, मेरा काम तो पूरा कर दो यार। मतलब तुम लोग जीतते रहो ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे दे दो दे दो। अब चलो यहां पर समझ में आता है मोदी जी ऑलरेडी एक क्रेडिट जीवी, लेकिन इनसे भी बड़ी एक क्रेडिट जीवी निकल कर आए। यस, इनका नाम है नीता अंबानी। अब ये महिला सबसे पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि आईओसी की मेंबर कब बन गए और क्यों बनाया है इनको आईओसी का मेंबर। यस, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की ये मेंबर हैं इस टाइम पर। और क्यों भाई, क्या इनकी काबिलियत है किसी को नहीं पता। मुंबई इंडियंस की मालिक है, वहां से आईओसी पहुंच गई सीधा। 100 मीटर भी दौड़ने को बोल दो तो आंटी का सारा बोटॉक्स निकल जाएगा। अभी अपनी स्क्रीन से पे देखो, ये भी आई है क्रेडिट लेने के लिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसको लेकर के एएनआई वालों ने किस तरीके से सारा क्रेडिट इन्हीं को दे दिया है। ऑन शूटर मनु भाकर विनिंग ब्रोंज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, व्हाट एन इनक्रेडिबल मोमेंट। आवर यंगेस्ट वुमेन शूटर हैज ओपन्ड इंडियाज टैली एट पेरिस 2024 विद द ब्रोंज। इन्होंने यहां पर कांग्रेचुलेशंस बोला, लेकिन एएनआई वालों को क्या मच गई यहां पर। भैया इनकी इतनी बड़ी फोटो लगाकर, मनु भाकर की जहां पर फोटो लगनी चाहिए थी वहां पर बोटॉक्स खाकर की फोटो लगा दी है। अब वैसे पीआर कैंपेन तो काफी तगड़ा चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मनु भाकर का एक ट्वीट थोड़े समय पहले का, जिस टाइम पर हमारे देश की जो महिला रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी। मनु भाकर ने ट्वीट किया था, I am deeply pained to see the situation of my fellow athletes who have made nation proud many times by winning medals and are now sitting on the roads to seek justice. I strongly stand with my fellow athletes and request for appropriate action on their complaints. लास्ट ईयर अप्रैल का ये ट्वीट है। मोदी जी को ये ट्वीट नहीं दिखाई दिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं करी मोदी जी ने, इसके ऊपर मोदी जी ने मनु भाकर को कॉल नहीं करा। लेकिन आज मोदी जी को मनु भाकर की याद आ गई है, क्योंकि मनु भाकर हमारे देश के लिए ब्रोंज मेडल जीती हैं। वाह यार, मतलब कमाल का हिपोक्रेट बंदा है ये। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बंदा कितना हिपोक्रेट है ये आपको बताना चाहता हूं। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। और एक्चुअली में डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल का मतलब ये है कि डिजिटल मीडिया में कुछ मत बोलो बिल। मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, कॉल आउट करते थे गलत चीजों को, और सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि सरकार के फ्रेंड्स को भी कॉल आउट करते थे, अब उनके ऊपर एक लगाम लगा दी जाएगी। और इसकी पूरी तैयारियां यहां पर चल रही हैं। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल इस टाइम पर सरकार का यह कहना है कि ड्राफ्टिंग स्टेज में है, ड्राफ्टिंग के लिए लोगों से बात करी जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी बड़े क्रिएटर के पास ये बिल नहीं पहुंचा है। यस, किससे बात करी जा रही है भैया यहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टिकटॉकर्स और रील वालों से सिर्फ बात कर रहे हैं, या फिर जो आईटी सेलियास हैं उनके साथ बैठ करके कोई विचार विमर्श हो रहा है इस बिल के ऊपर। वाह, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे या फिर क्रिएटर्स सोचेंगे कि शायद उनको इस बिल से फर्क नहीं पड़ेगा, जो न्यूज वीडियोस बनाते हैं, न्यूज या पॉलिटिक्स कमेंटेटर्स हैं उनको फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप चाहे कोई भी क्रिएटर हो, आपके ऊपर ये बिल जो है पूरी तरीके से लगाम लगा करके रख देगा। अरे यार, अगर नॉर्थ कोरिया बनाना ही है तो इतनी वेट क्या कर रहे हो? 2-4 दिन में बना दो ना, रोक रोक के इंस्टॉलमेंट में क्या बना रहे हो? वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फार्मर्स बिल को यहां पर पास कराया गया था ध्वनि मत से और मनमाने तरीके से, क्या उस तरीके से यहां पर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी पास कराया जाएगा, या फिर अपोजिशन इसको रोकने में कामयाब होगा? ये नीचे मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं फिर से मोदी जी के बारे में। पहले मोदी जी की गाड़ी में एक एलईडी लाइट लगा होता था, नहीं सामने वालों को देखने के लिए नहीं, अपना थोबड़ा चमकाने के लिए ऊपर लगा के मोदी जी रखते थे। पहले हमने देखा कि वो एलईडी लाइट पूरी तरीके से हट गया, और अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सीट भी यहां पर चेंज हो चुकी है गाड़ी में। यस, आगे बैठते थे पहले मोदी जी, अब मोदी जी ने पीछे बैठना शुरू कर दिया है। डिमोशन हो गया गाड़ी के अंदर भी। रिसेंटली बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग हुई जहां पर मोदी जी पहुंचे और मोदी जी आगे नहीं बैठे हुए हैं, पीछे मोदी जी बैठे हुए। मतलब यार 240 सीट पर क्या मोदी जी आए, ड्राइवर ने भी मोदी जी को आगे बिठाने से मना कर दिया। ऐसे ऐसे दिन आ चुके हैं मोदी जी के। लेकिन आप देख रहे हो मोदी जी का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा लो है। बात करी जाती कि मोदी जी बहुत ग्रेट ओरेटर हैं, बहुत उनमें तगड़ा कॉन्फिडेंस है, लेकिन 240 सीट जीतने के बाद मोदी जी आगे भी बैठना यहां पर प्रेफर नहीं कर रहे। एलईडी लाइट तो हटाई दो यहां से। चलो यार, गाड़ी में कोई आगे नहीं बिठा रहा, लेकिन मोदी जी की फिर भी अभी काफी ज्यादा वैल्यू है। कांवड़ यात्रा के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा में मोदी जी का रिसेंटली काफी बोलबाला देखा गया, और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ईमेल करके एक फोटो भेजी जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। काफी फनी है अपने आप में। कांवड़ यात्रा में मोदी जी का पुतला ये एक बंदा जो है अपने कंधे पे टांग करके घूम रहा है। ये सबसे पहले तो यार कैसे मोदी जी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मोदी जी कम और मोदी जी और पुतिन का क्रॉसओवर ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। मतलब ये मोदी जी भी देसी नहीं लग रहे, ये भी कोई चाइनीज गुड्डा यहाँ पर लग रहे हैं। इनको यहाँ पर कंधे पे बिठा करके घुमाया जा रहा है।
अरे यार इतनी सेवा करनी है अपने माता पिता की कर लो, मोदी जी की करने में तुले हुए हो। इसी के साथ एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी और योगी जी कांवड़ के ऊपर बने हुए हैं, उनका पूरा कटआउट लगा हुआ है। यार लोग अपने माता पिता को इतना नहीं पूछते जितना मोदी जी और योगी को पूछ रहे हैं। क्या कर दिया है ऐसा, कौन सा अफीम चटा दिया इन्होंने। वैसे आइडिया पूरी तरीके से बढ़िया है, कुछ भी काम करो उल्टे सीधे कांवड़ यात्रा के अंदर। और इसके हमने वीडियोस भी देखी, कांवड़ यात्रा में गांजा तक भी बेचा जाता है और उसके बाद मोदी जी को अपने ऊपर टांग लो, कोई भी तुम्हारे को नहीं पकड़ेगा। मास्टर प्लान भैया, शार्क टैंक में आना चाहिए लोगों को अपना बिजनेस आइडिया लेके। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन है इस फोटो के ऊपर और बाकी की सारी खबरों के ऊपर। दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर की पूरी घटना है और ऐसे जो ओल्ड राजेंद्र नगर पूरे इंडिया में बसे हुए हैं उनके ऊपर आपका क्या सोचना है। कहीं पर लिफ्ट में जान खतरे में है, कहीं पर होर्डिंग के नीचे जान खतरे में है, कहीं पर बाबा जी के सत्संग में जान खतरे में, और कहीं पर घर के अंदर आप बैठे हुए हो तो भी आपकी जान पूरी तरीके से खतरे में। कहां जाएं मोदी जी, बता दो हमारे को। तो अपनी भड़ास जरूर निकालना यहां पर कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।